मैक्की ने अपने दोस्तों को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और इन्हें से पिक करने का बोला। गाड़ी में बैठे मैक्की और उसके दोस्त उससे पेचोताप खा रहे थे। इन्हें इस बात का बेहद अफसोस था कि लड़कियां इनके हाथों से बच कैसे गईं। आज तक कोई मछली इनके हाथ से नहीं फिसली थी। खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेकर रहूँगा, जहाँ तुम भागना तो फड़फड़ा भी ना सकोगी। ख्यालों में ही अपने शिकार से गुफ्तगू होते मैक्की ने कहा। रुबाब अंधाधुंध गाड़ी भगाने लगी और पीछे देखने की कोशिश भी नहीं की। गाड़ी बिना रुके स्पीड पर चलाते हुए घर के पोर्च में आकर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, इन दोनों ने गहरी सांसों पुरसुकून सांस खींची। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। दोनों जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो गाड़ी से गेट से एक और सफ़ेद रंग की कार अंदर दाखिल हुई। बुरहान ने जैसे ही सामने देखा तो अंधाधुंध भागकर इनके पास आकर रुका और बेकरार नज़रों से देखने लगा। आप दोनों ठीक हैं? इसने पूछा तो वो दोनों से था, मगर नज़रें इसकी रुबाब का ही तवाफ कर रही थीं। तुम लोग ठीक तो हो ना बच्चों? दादा जान भी परेशानी और खुशी की मिली जुली कैफियत से इस्तफसार कर रहे थे। मिशा और रुबाब की तो इन चारों की अपने लिए इस दर्जा प्यार और परेशानी को देखकर आंखें नम हो गई। रुबाब दादाजी के सीने से झट से जा लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे बेटा क्या हुआ? सिद्दीक मिर्ज़ा ने इसका सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए नरम आवाज़ में परेशानी से पूछा। बुरहान इसके इस तरह रोने पर घबरा ही गया। ओह रुबाब बस कर दो, क्या कर रही हो? देखो सब परेशान हो रहे हैं। कुछ नहीं हुआ दादाजान, अभी तो थोड़ी देर पहले चाय पर शेरनी बनी हुई थी और अब भीगी बिल्ली बन गई है। मिशा ने अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए पहले रुबाब को डांटा और जो इन सबको परेशान कर रही थी, फिर सब दादाजान को और सबको तसल्ली दी। फिर सारा किस्सा अव्वल से आखिर तक सुना दिया। सब रुबाब की तरफ इसकी अक्लमंदी पर हैरान और खुशगवार नज़रों से देख रहे थे। बुरहान की आंखों में तशक्कुराना आंसू थे, लेकिन असफर के चेहरे पर उलझन थी। एक बात तो बताओ रुबाब, तुम्हारे साथ एनी भी थी ना? वो कहाँ गए? अंदर चली गई है? असफर की बात सुनकर तो दोनों हिलना ही भूल गई। नहीं, हम जब से आए हैं यहीं हैं, बल्कि हमारी कार के बाद आप लोगों की कार आई। तो नूर कहते हुए मिशा ने भी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला तो हैरत का शदीद झटका लगा। तुम लोगों ने गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करने से पहले देखा था कि नूर अंदर है भी या नहीं? बुरहान ने तेज़ी से पूछा। इसकी बात पर दोनों एक दूसरे को देखने लगी और दोनों का सर एक साथ नफ़ी में हिला। नहीं। क्या नूर की जब आँख खुली तो खुद को एक अनजान कमरे में पाया। पहले तो वो कुछ समझ ही नहीं पाई कि कहाँ है वो। हर जगह ब्लैक रंग नुमाया था। सफ़ेद रंग भी इस्तेमाल किया गया था, मगर सिर्फ दीवारों, जबकि आमने सामने की दीवारें ब्लैक रंग में रंगी हुई थी। बेड भी ब्लैक जेल का महंगा मगर खूबसूरत तरीन था। इसने अपने हाथों की तरफ देखा तो बाएं हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। नूर के जब हवास बहाल हुए तो सारा वाकया किसी बदनुमा ख्वाब की तरह इसकी आंखों के सामने चलने लगा। इसके साथ ही इसकी सब्ज आंखों से आंसू टप टप बारिश की बूंदों की तरह एक आंसू के कतरे इसके रुखसार पर बहकर इसके दामों को भिगोने लगे। ये सोच करके कोई गैर शख्स के साथ इसके घर में तनहा है, इसकी कैद में है। नूर के जान हवा होने लगी, जिसम में रिंगती चूंटियों की मानद खौफ से रैयत करने लगा। मम्मा, बाबा, इसके मुंह से कांपती हुई बेहद हल्की सी आवाज़ निकली, जो कि नूर को भी सुनाई ना दी। वो अपनी हालत पे मातम कुना थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोला और 2 कदम चल कर अंदर आया। नूर को देखा तो वहीं जम गया। जबकि नूर ने अपनी भीगी गनी पलकों की झालर इस तरफ उठाई तो हैरान रह गई। ये सब सिटिंग एरिया में बैठे आगे का सोच रहे थे, क्या करें। एफआईआर दर्ज नहीं होनी थी। पुलिस में जा नहीं सकते थे कि घर की इज्जत का मामला था, और अगर जाते भी तो 24 घंटों से पहले एफआईआर दर्ज नहीं होनी थी। अब इसका एक ही हल है। मिशा जो कब से सोच रही थी कि बोले या न बोले, मगर फिर हिम्मत करके बोल ही दिया। क्या? बुरहान ने संजीदा आवाज़ में पूछा। हमें सालार भाई को फ़ोन करके सब बता देना चाहिए। अब बस वही हैं जो नूर को ढूंढ कर ला सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? जानती भी हो सालार भाई कितने गुस्से वाले हैं। इनको बताना एक और जंग अजीम लाने के बराबर होगा। पहले तो वो इतना ना भड़कते, मगर तुम लोगों की अजीम कारकर्दगी जानकर तो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या करेंगे। असफर ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। इसकी बात 100% दुरुस्त थी, मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि इसके पास ऐसे कई रिसोर्सेज थे जिनके इस्तेमाल से वो बासानी नूर को तलाश कर सकता था, बगैर अपनी घर की इज्जत पर कोई आँच लाए। कोई भी ऐसा काम नहीं था जो सलार शुजात ना कर सकता हो और ना कर सका हो। मिशा ठीक कह रही है। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। ये कहकर दादाजान ने सिद्दीक मिर्ज़ा को सालार को फ़ोन करने को कहा। अभी सिद्दीक साहब फ़ोन निकाल कर नंबर डायल करने ही वाले थे कि दादाजान के मोबाइल की बेल बजी। दादाजान ने नंबर देखा तो सलार का पाकिस्तान का नंबर शो हो रहा था। सलार पाकिस्तान आ गया। दादाजान ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाए, जो कि सबने सुनी और दादाजान की तरफ मुतवज्जा हो गई। दादाजान ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। बिना कुछ बोले वो दूसरी तरफ की बात सुन रहे थे, जबकि बाकी सबकी नज़रें दादाजान के पल पल बदलते तासुरात की तरफ थी, जो पहले तो हैरानी में बदले फिर उलझन का शिकार हुए। दादाजान ने फ़ोन बंद किया तो सबकी नज़रें खुद पर पाकर एक जुमले में इनके तमाम सवालों का जवाब दिया। नूरुलैन सलार के पास हिफाजत मौजूद है।
जबकि बाकी सबकी हैरान नज़रों से दादा जान को देखने लगे। नूर हैरान नज़रों से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। सालार, जिसने मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया था, इसकी आंखों से गिरते टप टप आंसू देखकर इसका गुस्सा उबलकर बाहर आया। सालार पहले ही शदीद गुस्से में था कि इतनी रात के ऐन वहाँ अकेली सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी। अगर मुझसे पहले वहाँ कोई और पहुँच जाता तो उससे तो उसकी आंखें लाल हो गई और उसी के साथ कमरे की चीज़ें तोड़ने लगा। ठा की आवाज़ पर नूर की बुलंद चीख निकली। खामोश नूर, जो मुसलसल चिल्ला रही थी, एकदम से आंखें खोली तो अपने सामने झुके पाया। वो इसकी सर्द आंखें देखकर साख्त हो गई। आंसू तो जैसे इसकी आंखों से निकलने से ही इनकारी हो गए। नूर कभी इसे देखती तो कभी फर्श पर टूटे हुए शीशे को, मेज़ को, जो सालार ने उठाकर दीवार से दे मारा था। नूर का चेहरा खतरनाक हद तक जर्द पड़ चुका था। वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। सालार सख्त है, ये तो इसे पता था, मगर इसका ऐसा रूप पहली बार अपने सामने देख रही थी। ऐसा तो अब तक की पूरी ज़िंदगी में किसी ने इसके साथ रवैया ना रखा था। वो तो प्यार और लाड की आदी थी। पहले यही वो लम्हा था जब नूर के दिल में सालार को लेकर खतरनाक हद तक डर इसके दिल में गहराई में उतर चुका था। मैंने कहा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? सालार ने बेड ग्राउंड पर जोर से हाथ मारते हुए धीमी मगर सरतरीन लहजे में इसकी आंखों में अपनी लहू रंग आंखें गाड़ते हुए पूछा। जहाँ इस वक्त दुनिया जहाँ का डर और खौफ नभा था, वो नूर से सहमी सहमी निगाहों से देख रही थी। इसने अपना सांस तक रोक रखा था। बोलो, सालार एकदम धाड़ा। रुबाब रुबाब डर के मारे इसके मुंह से सिर्फ रुबाब ही निकल सका और साथ ही वो अपने होशो हवास से बेगाना हो गई, जबकि सालार रुबाब के बारे में सोच रहा था। फिर वो तेज़ी से कमरे से निकल गया और गाड़ी की चाबी लाउंज से उठाकर गाड़ी में बैठ के और जन से गाड़ी घर से बाहर ले गया। इसके जाते ही चौकीदार ने बेसाख्ता कहा, या इलाही खैर। शरफुद्दीन इसका बहुत पुराना पठान चौकीदार था और सालों से सालार की अपने ज़ाती घर की देखभाल कर रहा था। अक्सर जब सालार बहुत ज़्यादा अपसेट होता तो यहाँ आता था। चौकीदार इसके इतने खतरनाक तेवर देखकर घबरा गया, क्योंकि ऐसा रूप लंदन में दिखाता था, मगर आज ऐन को यूँ देखकर खुद पे काबू नहीं रख पाया और अपने गुस्से की लपेट में नूर को भी घसीट लिया। सिटिंग एरिया में बैठे बुरहान, असफर, मिशा और रुबाब कल रात हुए वाक़े को डिस्कस कर रहे थे और रुबाब की अक्लमंदी पर वाह वाह कर रहे थे। कहाँ लड़कियां इस सिचुएशन में होश खो बैठती हैं, कहाँ रुबाब साहिबा ने इस सिचुएशन को बड़ी खूबसूरती से हैंडल कर लिया। रुबाब तो फूले न समा रही थी अपनी तारीफ सुन सुन के। जब से नूर की खैरियत का पता चला था, ये लोग रिलैक्स हो गए थे और वापस अपनी रूटीन पे आ गए थे। इतने में सालार संजीदा तासुरात लिए अंदर दाखिल हुआ और जाकर क्लास वाल के सामने हाथ पीछे बांध कर खड़ा हो गया। रास्ते में ये खुद को संभाल चुका था, बाकी सब इसे देखकर चुप हो गए। सालार ने संजीदा आवाज़ में रुबाब को पुकारा। रुबाब, जी भाई। अचानक पुकार पे रुबाब हड़बड़ा गई, फिर संभलते हुए जवाब दिया, कल क्या हुआ था? मैं बताता हूँ सालार भाई। अभी रुबाब ने मुंह खोला ही था कि असफर जिप से भरे हुए मुंह से बोला और जल्दी जल्दी निकल कर किसी रटे हुए तोते की तरह अव्वल से आखिर तक सारी रवादात सुना डाली। अब ये सारे सालार के रिएक्शन के मुंतजिर थे कि अब सालार भाई को किसी की तारीफ करते हुए पहली बार देखेंगे, क्योंकि रुबाब ने बहादुरी का काम ही तो किया था। अभी वो इसी सोच में था कि सालार की संजीदा सर्द आवाज़ गूंजी, तो तुमने देखा ही नहीं कि एन गाड़ी में है भी या नहीं? इसकी बात सुनकर तो सब हैरान हुए, मगर बात भी तो सालार ने पते की थी। रुबाब से चूक तो हुई थी आखिर, जबकि रुबाब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। से इस बात का एहसास भी था, अगर सालार भाई ना पहुंचते तो जाने क्या होता। नूर का बुरहान ने असवर के कान में सरगोशी की। गई अब तो ये, मुझे तो 2 महीने पॉकेट मनी नहीं मिली थी, इसकी कम से कम 1 महीने की कटेगी ही, देख लेना। वाह, मुझे तो मज़ा ही आ जाएगा, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। दोनों दांत निकालने लगे। सालार जब सब मुड़ा तो सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। सालार ने रुबाब पर जदाती सर्द निगाह डाली और लंबे ढक करता वहाँ से बाहर निकलता चला गया, जबकि बुरहान का तो मुंह ही खुल गया। यह तो ज्यादती है, रुबाब की ऐसी गलती पर इसे पनिश तो करके जाते। हाँ, लड़की है तो क्या हुआ, गलती तो की है ना इसने। आसफर ने भी अपना दुखड़ा रोया। बाकी वो 2 महीने इग्नोर करती हुई चली गई, जबकि बुरहान तो रोनी सूरत बनाकर रह गया। इनका दुश्मन तो मैं ही हूँ इस घर में, इसकी सजा भी मुझे ही दे दे। रुबाब इस वक्त सालार के पोर्शन में लाउंज में बैठी हुई थी। इसे सालार ने सर्वेंट के जरिए कुछ देर पहले ही बुलाया था। इसे आए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। रुबाब सोफे पर बैठी सामने लगी फ़ोटो को देख रही थी, जिसमें ब्लैंक रख को अजीब तरह से ड्रॉ किया गया था। बहुत गौर करने पर भी इसे समझ ना आया कि ये क्या है। फिर झिझलाकर उठ खड़ी हुई। अभी 2 कदम ही चली थी कि सालार की संजीदा आवाज़ आई, यहाँ। और रुबाब ने पीछे मुड़कर देखा तो सालार एक रूम की जानिब जा रहा था। रुबाब भी बिना कुछ बोले इसके पीछे चल पड़ी। वो तो पहले ही चुपंज में मुब्तला थी कि सालार भाई ने इसे अपने पोर्शन में क्यों बुलाया है। रुबाब अंदर दाखिल हुई तो सालार वार्डरोब में मुँह दिए खड़ा था। बैठ जाओ, बिना देखे कहा गया। रुबाब दिल में हैरानी और उलझन लिए सोफे पर टिक गई, जो कि ब्लैक रंग का था और साथ के 2 सोफे सफ़ेद रंग के। अभी वो रूम का मुआयना कर ही रही थी, अचानक सालार इसकी तरफ एक ब्लैक बॉक्स लिए इसकी तरफ बढ़ा।
इससे पहले कि रुबाब इससे कुछ पूछती, सलार ने इसे मुखातिब कर डाला, तुम्हें सांप पसंद है या बिच्छू? सलार के अजीब किस्म के सवाल पर रुबाब रौनकज़दा बन गई। जब वो कुछ देर तक कुछ न बोली तो सलार ने सर्द नज़रों से उसे देखा। जी दोनों में से कोई भी नहीं, रुबाब ने हड़बड़ाते हुए कहा। एक नाम लो, सलार ने सर्द आवाज़ में जोर देकर कहा। सांप। रुबाब ने घबराते हुए सांप बोल दिया। सलार ने एक नज़र इसे देखा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जिसे देखकर रुबाब डर गई। नाइस चॉइस। इससे पहले कि रुबाब उठती, अचानक नूर सोई हुई थी। जब इसे सर पर नामानूस सा लिम्स महसूस हुआ, आस्ता से अपनी पलकें मांगी तो सामने दादाजान को पाया। ने देखते ही नूर रोना शुरू कर दिया। दादाजान इसके सर पर शफकत मोहब्बत से हाथ फेर रहे थे। बस बस मेरी बच्ची, बस करो, शाबाश, सब भूल सो, एक भयानक ख्वाब समझ कर। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, चलो घर चले, नहीं तो सब परेशान हो जाएंगे। और ध्यान से, घर में तमाम ख़वातीन को कुछ मालूम नहीं है और इन्हें अनजान ही रखना। हमने नहीं बताया तो आपको तो पता ही है ज़रा ज़रा सी बात पर कितना परेशान हो जाती हैं। चलो शाबाश। दादाजान ने इसे फ्रेश होने का कहकर खुद से बाहर इसका इंतज़ार करने लगे। नूर थोड़ी देर बाद बाहर आई तो इसे खामोशी से लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। सलार ने दादाजान से कहा था कि इसे ले जाएं। सलार नहीं चाहता था कि ऐन इसके गुस्से का शिकार हो। सलार ने बॉक्स खोलकर इसमें से हरे रंग का सांप निकाला और बॉक्स को बंद कर दिया। रुबाब सांप को देखकर लड़स गई। अब इसकी निगाहें इसी पर थीं कि सलार ने इसे रुबाब की गर्दन पर रख दिया। सांप ने इसके गले में जाते ही घेरा ढाल लिया और अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। रुबाब का सांस लेना दो बार हो रहा था। दो बार बंद होती सांसों के साथ इसने सांप को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सलार ने इसे रोक दिया। अगर तुमने इससे हाथ लगाया तो तुम्हें काट लेगा, फिर 2 सेकंड के अंदर अंदर तुम मर जाओगी। सलार ने सफाकियत से तनबीह करना जरूरी समझा। रुबाब के हाथ वहीं ठहर गए। आंसू भरी आंखों से वो इसे देखने लगी, इसकी आंखों में मौजूद सवालों और बेचारगी को देखते हुए। तंजिया मुस्कुराहट उभरी, फिर कदरे आंखों को झुकते हुए इसने वहशत से भरपूर खौफनाक आंखों से इसकी आंखों में देखा। आइंदा इनसे दूर रहना। चबा चबा कर कहा गया, आइंदा तुम्हारी वजह से वो किसी मुसीबत में आई तो उसे तुम्हारे हलक में डालूंगा और निकालूंगा भी नहीं। वो धाड़ा। गॉट इट। रुबाब सख्ती के आलमी से सुन रही थी। इसके एकदम धाड़ने पर बामुश्किल सारे हिला। हाँ मैं हिला सकी। सलार ने जब देखा कि रुबाब का चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुका है, बामुश्किल टूट टूट कर सांस ले पा रही है, तो इसने आराम से सांप हटाकर बॉक्स में डालकर बंद कर दिया। रुबाब गले को मसलते हुए बेतहाशा खांसने लगी। दफ़ा हो जाओ। सालार गुर्राया। रुबाब बिजली की सी तेज़ी से यहाँ से भाग गई। अपने कमरे में बंद होकर सालार के इस रवैया और हरकत पर फूट फूट कर रो दी। नूर घर आ चुकी थी और अपने कमरे में आराम कर रही थी। जो भी गुजरे दिन इसके असाब पर बुरी तरह मुतासिर हुए थे, जिससे इसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। डॉक्टर ने इसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया और इसे आराम करने का कहा। इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कितना पढ़ती है ना मेरी बच्ची, इसलिए बीमार हो गई है। इसे कितना कहती हूँ कभी आराम भी कर लिया करो, मगर नहीं, कहाँ सुनती है ये लड़की। शुमाला बेगम ने परेशान लहजे में इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो पीला पड़ चुका था। ठीक कह रही हो शुमाइला, मुझे तो लगता है इसे किसी की नज़र लग गई है, हमें इसकी नज़र उतारनी चाहिए। मुनम बेगम भी नूर को लेकर बहुत टेंस थी। नजमा बेगम और नसीमा बेगम का हाल भी इनसे जुदा ना था। तमाम घर वाले इसे लेकर बहुत परेशान थे। रात गए हर कोई इसे देखने आता रहा। अगर कोई ना आया तो रुबाब और सालार तो घर पे ही नहीं था। और रुबाब, वो तो अभी तक खुद खौफ के असर ज़ेर असर थी। किसी ने नोट किया हो या ना हो, बुरहान ने इस बात को बहुत नोट किया था। रुबाब और नूर तो दो जिस्म एक जान है, तो इसकी बीमारी के दौरान इससे मिलने एक बार भी बनाई, जबकि वो तो अपने कमरे में कम नूर के कमरे में ज़्यादा पाई जाती थी। पता करना होगा, ये सोचकर बुरहान उठा और रुबाब के कमरे की तरफ चल दिया। रुबाब कमरे में बंद लाइट ऑफ किए अपने बिस्तर में छुपी लेटी हुई थी। इसे नूर के बारे में पता चला था, मगर बहुत चाहने के बावजूद भी इसके पास जाने की हिम्मत न कर पाई। जब भी वो जाने का सोचती, सालार की खौफनाक आंखें याद आती। अभी भी वो नूर के बारे में सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए। सांप के लिपटने की वजह से इसके गले में बहुत दर्द हो रहा था, जिससे इसे बोलने में मुश्किल हो रही थी। बुरहान अंदर दाखिल हुआ और इसके सरहाने जाकर खड़ा हो गया। इसकी हालत देखकर तो बुरहान हैरान रह गया। बिखरे बाल, सूजी आंखें, शिकनज़दा कपड़े, ये क्या हालत बना रखी है रुबाब तुमने। बुरहान इसकी हालत पे बहुत परेशान हो चुका था। जबकि रुबाब अपना चेहरा झुकाए खामोश बैठी थी। कुछ देर तक बुरहान इसके झुके सर को देखते रहा, फिर इसे फासले पर बैठते हुए इसे खामोश पाकर खुद ही बोल पड़ा। मैं जानता हूँ रुबाब कि तुम्हें गिल्ट फील होकर हो रहा है कि अगर तुम एक बार एक कर लेती कि नूर गाड़ी में है भी या नहीं तो ऐसा ना होता, मगर तुम भी ये देखो कि तुमने कितनी बहादुरी से इस सिचुएशन को हैंडल किया था। नहीं तो नूर क्या तुम तीनों के साथ न जाने क्या। आगे बुरहान ने लब बींच दिया। जब रुबाब तब भी न बोली तो बुरहान को गुस्सा ही आ गया। वो कब से इस हाल में देख सकता था, इसलिए फ़ौरन बोला, समझ गया तुम अपने 2 टके की नहीं, इससे भी नीचे फजूल किस्म की एक्टिंग कर रही हो।
कसम से रुबाब मोटी बहुत ही अहमक लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे वॉमिटिंग हो रही है। बुरहान वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करते हुए बोला। रुबाब ने अपना झुका सर उठाकर इसकी तरफ देखा। वो हमेशा ही इसके साथ रहता था, कोई फेल करे या ना करे, मगर बुरहान इसकी कमी सबसे पहले महसूस करता था। इसके इस तरह के केयरिंग अंदाज से ही रुबाब को हवाओं में उड़ाते थे। रुबाब ने अपना आप संभाला कि इसकी वजह से दूसरों की परेशान हो, इसलिए खुद को कंपोज करती इसकी तरफ मुतवज्जा हुई और लबों पर शरीर मुस्कान लाते हुए इससे बोली, मुबारक हो बुरहान। हैं क्या? बुरहान, जो उसके खूबसूरत चेहरे को तार चढ़ाव को समझने में मसरूफ था, इसकी बेतुकी बात पर अचंभे से बोला, किस चीज़ की मुबारक? पहले तो तुम मुझे मिठाई खिलाओ, वो भी बर्फ़ी और गुलाब जामुन। 1-1 किलो डब्बों के साथ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी। रुबाब, कहीं तुम्हारे दिमाग पर गिल्ट का असर तो नहीं पड़ गया? बुरहान, चलो बहाने ना बनाओ, जल्दी से मेरा मुंह मीठा कराओ, चलो शाबाश। इस खुशी में अप्रोच खाकर हैरानी से पूछा, है शर्मा रहे हो? स्वीट, सो स्वीट, शर्म तो आती है सिचुएशन में। कैसी सिचुएशन रुबाब, क्या कह रही हो? हैरानी पे हैरानी थी। अब तो बुरहान को वाकई शक हो रहा था कि रुबाब के दिमाग के पुर्जे इधर उधर निकल गए हैं। अरे, किस खुशी में? क्या मतलब? तुम्हारी माँ बनने की खुशी में? ये कहते ही रुबाब झपाक से बाथरूम में भाग गई, जबकि बुरहान तो नासमझी से वहीं बैठे का बैठा रह गया। जब बात समझ आई तो सदमे से चीख पड़ा, क्या रुबाब की बच्ची, दाल दाल कच्ची भूतनी। ब्रेक डाइनिंग, अफलातून, तुम निकलो बाहर, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं। इस्तग़फ़ार, बाप का कहती तो थोड़ा बहुत जुमला ठीक भी होता, सीधा सीधा माँ ही बना दिया इसे। किस एंगल से माँ लगता हूँ। बुरहान गौर गौर से खुद को शीशे में देख रहा था, फिर लाहौल वाला पढ़कर तनफन करता बाहर निकल गया। बदले का सोचकर सालार एक बार फिर बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन जा चुका था, इसलिए रुबाब भी बड़ी बेफिक्री से नूर के आसपास थी। इसने अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया था। आसफा बेगम को जब ये मालूम हुआ कि नूर की तबीयत नासाज है, तो फ़ौरन से नूर से मिलने चली आई। कैसी है मेरी बेटी अब? आसफा बेगम ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक हूँ अब मैं पप्पा जानी, आप परेशान मत हो। नूर अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। कैसे परेशान ना हो? देखो तो क्या हालत बना रखी है तुमने, कितनी कमज़ोर हो गई हो, रंग देखो कितना फीका पड़ गया है मेरी बच्ची का। शुमाइला बेगम इनके लाड प्यार से निहाल हुई जा रही थी कि कोई इनकी बेटी का इस कदर लाड उठाता है। वैसे सभी इसके लाड उठाते ना तकते थे, मगर आसफा बेगम की तो बात ही अलग थी। उन्होंने इसे अपने सगे बच्चों से बढ़कर चाहा था। नूर में तो इनकी जान थी। नूर दवाओं की जहर सर थोड़ी ही देर में सो चुकी थी, फिर इसके डिस्टर्ब होने के ख्याल से वो दोनों लाउंज में आ गई, जहाँ दादा जान अपनी खास नशिस्त पर बड़े विराजमान थे। वो दोनों जाकर इनके पास बैठ गई, हाल अहवाल दरियाफ्त करने और फिर चंद इधर उधर की बातें करने के। आसफा बेगम ने दादाजान को मुखातिब करा, अबू जान, मुझे आपसे कुछ ज़रूर कुछ चाहिए। लाड भरे लहजे में आसफा बेगम ने दादाजान का हाथ पकड़ कर कहा, अरे आज मेरी आंसू कहाँ से आ गई? मिर्ज़ा सिकंदर इन्हें बचपन में प्यार से कहा करते थे, मांगो क्या चाहिए मेरी बच्ची। शुमाइला बेगम इन दोनों के अंदाज देखकर अगला से मुस्कुरा रही थी। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा सोचा। मुझे नूर का हाथ चाहिए अपने बेटे के लिए, मगर मैं नूर के लिए सालार को सोच सकता है। सालार की जैसे ज़िंदगी गुजरी है, एहसास कमतरी और महरूमी हो, तो मैं चाहता हूँ इसके लिए कोई ऐसा हो, कोई नूर हो जो इसकी ज़िंदगी में नूर ही नूर बिखेर दे, इसे अपना गमज़दा माज़ी भुलाने में मदद करे, इसे नई हसीन दुनिया में ले जाए। मैं इसके चेहरे पर सुकून देखना चाहता हूँ, जो कई सालों से नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत कोशिश करने के बावजूद, इसलिए नूर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इनकी बात पर आसफा बेगम का चेहरा बुझ सा गया, जबकि शुमाइला बेगम थोड़ी हैरान हुई। कोई शक नहीं था, सलाड बिजनेस और पर्सनैलिटी के लिहाज से अरफान से 100 गुना बेहतर था, मगर एक तो उम्र में और मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, इसलिए वो थोड़ी हैरान हुई थी, मगर फिर संभल गई और इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुई। मिर्ज़ा सिकंदर ने जब इनके बुझे चेहरे को देखा, इनके सर पर हाथ रखते हुए बोले, मगर मुझे बाकियों का भी ख्याल है, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले नूर की राय मुकद्दम होगी। कि शुमाइला बेगम, तुम्हें कोई एतराज़ है? इनसे बात करके उन्होंने शुमाइला बेगम से राय जानना चाहिए। नहीं अबू जान, आपकी हर बात से मुत्तफ़िक हूँ। इनकी बात पर दोनों ही मुस्कुरा दिए और लाठी उठाकर नूर के कमरे की तरफ चल दिए, और वो यहीं बैठकर इंतज़ार करने का कहा। दाचा जान जब नूर के कमरे में दाखिल हुए, तो नूर असर की नमाज़ पढ़कर अभी फारिग हुई थी। इसके चेहरे पर नूर ही नूर था, बिल्कुल इसके नाम की तरह। नूर के इनकी तरफ देखा तो बेसाख्ता आगे बढ़कर बोली, अरे दाचा रानी, आप क्यों आगे? मुझे बुला लिया होता ना। इनके हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठाया। क्यों, क्या मैं अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं दादाजी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल आपकी तबीयत की वजह से कह रही थी। छोड़ो बेटा, तबीयत, तुमने क्या मुझे बूढ़ा समझ रखा है? इस बात पर दोनों हंसने लगे। मेरा बेटा कैसा है? प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुस्कुराते हुए नूर ने इनसे कहा। नूर बेटा, मैं ख़ास मकसद से आया हूँ, मुझे उम्मीद है आप घबराओगे नहीं, सोच समझ कर फैसला करोगी। इनकी बात सुनकर नूर उलझ गई। कैसी बात दादा जानी? बेटा, आसफा ने तुम्हारे लिए अरफान का रिश्ता डाला है, मगर मैंने सलार का सोच रखा था। अब फैसला करो, तुम किसे चुनोगी दोनों में से?
दादा जान ने नूर के सर पर बम फोड़ा था। इसके सर पर तो नूर सलार का नाम सुनकर ही धचका लगा। दादा जान ने इसे अपनी तरफ हैरान नजरों से देखते पाया तो गला खंगार कर मुतवज्जा किया। बोलो बेटा। जब कुछ समझ न आया तो नूर एकदम बोली,